प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ द्वितीय वर्ष में पढ़ाए जाने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। राजस्थान का इतिहास का सर्वेक्षण। राजस्थान का इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रारंभिक काल से लेकर 1956 तक की घटनाक्रम इसमें शामिल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है, तो ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न पत्र है वो भी 5 इकाई में बटा हुआ है। और इसका जो प्रथम इकाई है उसमें जो विषय शामिल है उसमें पहला जो टॉपिक है वह है राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति की रूपरेखा, कालीबंगा आहड़ बैराट के संदर्भ में, और साथ ही अन्य जो नई खोजें राजस्थान में हुई हैं इनके बाद में उनके बारे में हमें बताना है। कालीबंगा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सिंधु सभ्यता कालीन शहर है और इसमें अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इसे एक सिंधु कालीन स्मारक स्थल घोषित करते हैं। तो कालीबंगा आहड़ बैराट और अन्य जो खोजें हमें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वह है मत्स्य जनपद की रूपरेखा, शिवी एवं मालव जनपद के विशेष संदर्भ में। इसके अंतर्गत हमें जो मत्स्य जनपद था और इसमें जो मालव और शिवी जनपद थे उनकी एक आउटलाइन बतानी है हमें कि वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, उनकी सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, उनकी आजीविका के साधन क्या थे। इन सब चीज़ों की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। जो तीसरा टॉपिक प्रथम इकाई का है वह है राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत। प्रिय विद्यार्थियों, राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत, विदेशों से उत्पत्ति सिद्धांत, मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत, या राजपूतों का जो है चंद्र वंश से संबंध जोड़ना या सूर्य वंश से संबंध जोड़ना, या उनका क्या वे क्षत्रिय थे या वो विदेशी थे। ये बहुत सारी अलग अलग मत विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं और इसकी चर्चा इस टॉपिक में हमें करनी है। और साथ ही उनका जो है निष्कर्ष भी देना हमें कि आप कौन सा मत सही स्वीकार सामान्यतः किया जाता है विद्वानों के द्वारा। जो चौथा टॉपिक है प्रथम इकाई का वह है प्रारंभिक चौहान शासक एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी चौहान वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उनको बताते हुए, उनकी उल्लेखनीय योगदान को बताते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या योगदान रहा राजस्थान में राज्य स्थापना में, उसकी दिग्विजय नीति उनकी क्या रही, और मोहम्मद गोरी के साथ उनके जो तराइन के 2 युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय तराइन का युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में। इसमें 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी उसमें पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने उसमें विजय हासिल की। वहीं इसका उल्टा परिणाम हमें तराइन के द्वितीय युद्ध में दिखाई देता है, जब मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, और उसका परिणाम ये निकला कि अजमेर और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और चौहान वंश की बजाय तुर्की शासकों ने सत्ता संभाली, जो एक लंबी अवधि तक चलती रही और उसके बाद में मुगलों ने उसका जो है स्थान ग्रहण किया। ये सारी चीज़ें हम जो है प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ चुके हैं, उसी की जानकारी हमें पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में देनी है। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई द्वितीय की। इकाई द्वितीय का पहला जो शीर्षक है, टॉपिक है, वह है कुंभा की उपलब्धियां। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उनका काफ़ी योगदान है मेवाड़ के उत्थान में। तो कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी और उनकी सैनिक उपलब्धियां क्या थी, उसमें हमें बताना है। कुंभा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 32 से भी ज़्यादा किलों का निर्माण करवाया। उसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, कटारगढ़, अचलगढ़, यानी अनेक किले हैं। और साथ ही उन्होंने जो है संगीत से संबंधित अनेक पुस्तकों की रचना भी की थी, तो उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जो द्वितीय टॉपिक है वह है मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष। मालदेव जो हैं राव मालदेव मारवाड़ के शासक थे और इनका क्या योगदान रहा, मारवाड़ का विस्तार उन्होंने कैसे किया, और साथ ही सुमेल का युद्ध जो कि शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ, तो उसकी जानकारी भी हमें इसके अंतर्गत देनी है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध 1526 ईस्वी तक। यानी राजपूत राजाओं ने तुर्कों का जो प्रतिरोध किया उसकी जानकारी हमें इसमें देनी है। तो चूंकि 1526 विद्यार्थियों एक मील का पत्थर इतिहास के दृष्टिकोण से माना जाता है, क्योंकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और इसमें मुगल बादशाह बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली का शासक था, उसे पराजित किया और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव इस समय रखी। तो इससे पहले तक जितने भी शासक हुए दिल्ली के, तो उन्होंने राजपूतों के साथ जो संघर्ष किया, तो हमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और साथ ही साथ बलबन और इसके साथ ही जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो संघर्ष हुआ, विशेष तौर पर चित्तौड़, रणथंभौर और जो जालौर के युद्ध लड़े गए खिलजी शासनकाल में राजपूत नरेशों के साथ, उनकी प्रतिरोध के बारे में हमें इसमें बताना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है राजपूत राज्यों द्वारा मुगल शासकों के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध की नीति। विशेष थे आमेर के मानसिंह, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राणा सांगा एवं महाराणा प्रताप और मारवाड़ का चंद्रसेन एवं दुर्गादास। यानी राजपूत राज्य जो थे उन्होंने मुगल शासकों के साथ सहयोग प्रतिरोध दोनों प्रकार की नीति अपनाई और उसके प्रतिनिधि भी अलग अलग रहे। जैसे आमेर के मानसिंह है, बीकानेर के राय सिंह है, इन्होंने मुगल शासकों के साथ प्रतिरोध की नीति, सहयोग की नीति अपनाई और ये मुगल साम्राज्य में मनसबदार के पद पर रहे और मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन एवं दुर्गादास, इन्होंने मुगलों के साथ प्रतिरोध की नीति अपनाई और उनका कड़ा संघर्ष मुगलों के साथ रहा। राणा सांगा ने बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। वहीं 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और साथ ही साथ मारवाड़ का चंद्रसेन है, उसने भी जो है मुगलों का प्रतिरोध किया और कड़ा संघर्ष किया। और उसके बाद में राव दुर्गादास ने भी मुगलों को चुनौती दी और उनको जो है जोधपुर में साम्राज्य स्थापना या साम्राज्य विस्तार को रोके रखा। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई तृतीय की। इकाई तृतीय का जो पहला टॉपिक है वह है राजपूत राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के कारण और परिणाम। जब मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई तो उसके बाद में दक्षिण में मराठे जो है सक्रिय हुए और उन्होंने मुगलों की द्वारा की गई खाली जगह को भरने का प्रयास किया और इसी क्रम में उन्होंने जो राजपूत राज्य जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे और अब स्वतंत्र हो गए थे, तो उनमें हस्तक्षेप किया। तो उसके कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या रहे, और मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मराठों का जो राजपूत राज्यों में हस्तक्षेप है वो अच्छा नहीं रहा और उसके परिणाम जो है नुकसानदेह साबित हुए। इससे राजपूत राज्यों का आर्थिक शोषण मराठों के द्वारा किया गया। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगी 1818 ईस्वी की कंपनी के साथ प्रमुख राजपूताना के राज्यों की संधियाँ, खास तौर पर मेवाड़, मारवाड़ एवं कोटा के संदर्भ में। यानी मराठों के हस्तक्षेप के बाद और उनके आर्थिक शोषण के बाद जो राजपूत राज्य है वो इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की। तो इन संधियों के कारण क्या थे और ख़ास तौर पर हमें ये संधियाँ बतानी है मेवाड़, मारवाड़ और कोटा के संदर्भ में। और जो संधियाँ थी तो उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से राजपूत राज्य अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए विवश हुए और उसके परिणाम क्या निकले। तो परिणाम तो विद्यार्थियों सीधा सीधा यही कह सकते हैं हम कि औपनिवेशिक शासन जो है राजपूत राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और मराठों के बाद अब अंग्रेज़ों का शोषण राजस्थान में भी, राजस्थान की रियासतों में भी शुरू हो गया। तो इन संधियों के बारे में हमें और उसके परिणाम के बारे में इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम, विशेष तौर पर कोटा के संदर्भ में। तो विद्यार्थियों 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी कारण थे, बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। तो ये राष्ट्रीय लेवल पे ये जो है शुरू हुआ था विद्रोह, तो उससे जो है राजस्थान की रियासतें भी अछूती नहीं रही
और अनेक जगहों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुए। और हमें जो है बताना है कोटा के बारे में कि कोटा में क्या इसका प्रभाव रहा। कोटा एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था राजस्थान में, जहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुए और माना जाता है लगभग 6 महीने तक यहाँ पर विद्रोहियों ने यहाँ के जो है शासक हैं उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद जो है उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित अपनी कर ली। अंततः वे पराजित। तो इसमें 2 प्रमुख नेता थे, एक इनमें जयदयाल और मेहराब खां। ये लोग जो है एक आइकन जो है हम इनको कह सकते हैं, राजस्थान में कोटा में 1857 की क्रांति के सक्रिय नेता थे। और अनेक जो नेता थे उन्होंने काफ़ी प्रतिरोध किया और काफ़ी लंबे समय तक सत्ता पर अधिकार 6 महीने तक उनका रहा। लेकिन अंततः अंग्रेज़ों की चालों की वजह से और यहाँ के जो महारावल थे उन्होंने इस प्रकार गठबंधन किया कि अंततः विद्रोहियों को पराजित होना पड़ा और जयदयाल और मेहराब खां दोनों को जो है फांसी पर झुला दिया गया और अन्य जो भी उनके सहयोगी थे वो भी जो है उनको भी फांसी दे दी गई और अंततः कोटा में विद्रोह जो है समाप्त हो गया। तो इसकी चर्चा इस टॉपिक में हम करेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण के कारण। तो विद्यार्थियों 1857 की क्रांति यद्यपि असफल रही लेकिन इसने एक प्रेरणा पुंज का काम किया और भारतीयों के लिए इस बात के लिए उनको प्रेरित किया कि वो अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। तो ये जो राजनीतिक जागरण हुआ राजस्थान में भी, पूरे भारत में हुआ, राजस्थान में भी हुआ, तो उसके कारण क्या रहे वो हमें इसके अंतर्गत बताने हैं। इसके बाद चौथी इकाई हम शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया एवं बरड़ के विशेष संदर्भ में। राजस्थान में किसानों ने भी कृषि नीतियां जो थी जागीरदारों की, देसी राजाओं की और अंग्रेजों की, यहाँ के जो किसान हैं, आम जनता है, वो तीसरे शासन में पिस रही थी। एक तो अंग्रेज, दूसरे देसी रियासतों के राजा और तीसरा यहाँ के जागीरदार। तो उसके नीतियों की वजह से किसानों की बहुत दयनीय हालत थी और उसकी प्रतिक्रिया में यहाँ पर बिजोलिया और बरड़ किसान आंदोलन हुए। बिगोद में भी हुआ, बूंदी में भी हुआ। तो ये 2 आंदोलन हमें इसमें बताने हैं, क्या कारण थे, क्या रिजल्ट्स इसके रहे, क्या प्रभाव इसका जो है आम लोगों पर पड़ा। ये संघर्ष की कहानी जो है इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है। इसके बाद अगला टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। यहाँ पर जनजातीय बहुल क्षेत्र है राजस्थान में, अनेक जनजातियाँ गरासिया, मीणा, भील आदि रहती हैं। तो उनके द्वारा जो है आंदोलन किया गया, खास तौर पर जो है बांसवाड़ा क्षेत्र में गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उनका क्या योगदान रहा वो हमें इस संदर्भ में बताना है, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में धीरे धीरे जो है राजनीतिक जन जागृति बढ़ रही थी और यहाँ के लोगों ने भी, जो चौथा दशक है 20वीं शताब्दी का, 1536 के बाद यहाँ के लोगों ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन करना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया और ये संगठन उन्होंने प्रजामंडल के रूप में बनाए और प्रत्येक रियासत में, लगभग सभी रियासतों में यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन हुए, जिन्होंने अपने अधिकारों के लेकर संघर्ष किया। और जो हमारा केंद्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उससे वो कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो इसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। अगला टॉपिक है राजस्थान राज्य का निर्माण 1948 से 1956। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो राजस्थान की रियासतें भी ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो है अनेक 22 से भी ज़्यादा रियासतें यहाँ पर थीं, तो उनको एक राज्य के रूप में गठित करने का कार्य शुरू हुआ और ये जो है 6 चरणों में ये राजस्थान का राज्य का निर्माण हुआ 1948 से लेकर 1956 तक। तो ये चरण क्या थे, कैसे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चरणबद्ध तरीके से राजस्थान राज्य बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो पूरा विवरण हमें इसमें देना है। विद्यार्थियों, सेकंड पेपर जो हमारा है सेकंड ईयर का, उसका अगली जो इकाई है, अंतिम इकाई, 5वीं इकाई, उसमें हमें राजस्थान की संस्कृति और साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसका पहला टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। यानी राजस्थान में जो चित्रकला है उसकी विभिन्न शैलियाँ यहाँ है। मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है, ढूंढाड़ शैली, जयपुर शैली,
उसी प्रकार बूंदी और कोटा शैली की भी अपनी विशेषताएं हैं, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। इसके अलावा दुर्ग स्थापत्य शैली भी, वास्तुकला भी हमें पढ़नी है, और साथ ही हाड़ौती क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं, साथ ही मेवाड़ का चित्तौड़, रणथंभौर और गागरोन झालावाड़ का, ये 3 किलों की वास्तुकला के संदर्भ में हमें बताना है। चित्तौड़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान में, और चित्तौड़ के किले के बारे में तो कहा भी जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी चित्तौड़गढ़ सारे किलों में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार रणथंभौर का किला भी काफ़ी शक्तिशाली था, और इस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, और वो इसको जीतने में असमर्थ रहा था। बाद में छल के द्वारा षड्यंत्र रचकर उसने उस किले पर अधिकार किया। इसी प्रकार गागरोन का किला जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जल दुर्गों की श्रेणी में आता है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो ये अपने किलों की, इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो हमें इसमें बतानी है। और अगला जो टॉपिक है वह है राजस्थानी साहित्य का विकास, विशेष रूप से चारण साहित्य, यानी राजस्थानी जो साहित्य है उसका विकास कैसे हुआ, उसमें खास तौर पर चारण साहित्य का विकास कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। अगला टॉपिक है राजस्थान में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में आप जानते हो, मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन की धारा बही, जिन्होंने भक्ति के मार्ग से ईश्वर को पाने का प्रयास किया। राजस्थान में भी भक्ति आंदोलन हुआ, और उसमें मीरा, संत दादू और पीपा जी का जो है विशेष योगदान रहा, और उसके बारे में हमें पढ़ना है। मीराबाई जो है सगुण और निर्गुण भक्ति की प्रतीक थी, और एक राज परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जो है संत व मानी गई, और उन्होंने जो है ईश्वर से अपना जो है जुड़ाव किया, और ख़ास तौर पर जो है वो श्री कृष्ण की जो है भक्त रहीं। और उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जो उन्होंने उनके काव्य को दर्शाती है। उन्होंने लिखा है, मायरी माँ लिया गोविंदो मोल, थे कैया छाने महा का चौड़े, लिया बजंता ढोल। यानी कहती, माँ मैंने गोविंदा को मोल लिया है, थे कहते हो, आप कहते हो कि चुपके से लिया है, लेकिन मैंने तो खुले आम लिया है, ढोल बजा कर लिया है। थे कैया मुहंगो महा कैया सस्तो, लियारी तराजा तोल। आप कहते हो कि महंगा लिया है, मैं कह रही हूँ सस्ता लिया है, लेकिन मैंने तो तराजू तोल से लिया है। तन वारा माँ जीवन वारा, 12 अमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म की कोल। यानी वो कहते हैं कि जो है तन वारा, और मैं जीवन भी वार देंगे उनके लिए, अमोलक मोल के लिए, और मीरा को प्रभु दर्शन दे दो, पुराने जन्म का, पूर्व जन्म का जो है आपका वचन है। तो इस प्रकार मीरा जो है भक्तिन थी, और उन्होंने जो है उनका साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और अंतिम जो हमारा टॉपिक है द्वितीय प्रश्न पत्र का, वह है राजस्थान में आर्य समाज, उसका प्रभाव। विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी, और स्वामी दयानंद का राजस्थान से भी काफ़ी जुड़ाव रहा, काफ़ी समय वे यहाँ रहे भी, और यहाँ पर अनेक जो है आर्य समाजी जो है संगठन है, अनेक डीएवी कॉलेजेस हैं, और उनका काफ़ी प्रभाव रहा। तो आर्य समाज के बारे में, और साथ ही राजस्थान में उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा जो है इस टॉपिक में विवरण हमें इसमें देना होगा। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको एक आउटलाइन बताई है, और इसी के अनुरूप जो है आप इसको पढ़ें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, और उस पढ़ने में आनंद भी आएगा। धन्यवाद।